यमन ने एक बड़े हमले में आज ये एक हफ्ते में पांचवा हमला, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक हफ्ते में पांचवा हमला यमन ने तेल अवीव पे कर दिया है। 19 सेटलर्स घायल हैं। एक हफ्ते में पिछले थर्सडे से शुरू हुआ था और मैंने जो चौथा हमला है उसके बारे में कल आपको बताया था। आज सुबह की बात है, सुबह फिर से मतलब पिछली 3 रातों से तेल अवीव के लोग जो इजराइल की राजधानी है वो उठ रहे हैं, तो उनको सायरन्स की आवाज सुनाई पड़ रही है। और जो हालत गाजा में लोगों की है इजरायलियों ने, वो हालत यमन इजरायलियों की तेल अवीव में कर रहा है, उनकी राजधानी में, उनके छाती पे चढ़ के। और यमन ने जवाब दिया है कि हम ये करते रहेंगे, हम ये करते रहेंगे। तुम्हें जो मारना, तुम्हें यमन को मारना है, तुम यमन को आके मार दो। तुमको ये करना है, तुम ऐसी बमबारी करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, तुम फिर बमबारी कर दो। तुम्हें अगर ग्राउंड इन्वेजन करना है, ग्राउंड इन्वेजन कर लो। इजराइल ऐसे ही बहुत आतुर है सब जगह जाने के लिए, तो भाई यमन भी चला जाए, वहां पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जैसे लेबनान में हुआ। लेबनान में तो घुस भी नहीं पाए, यमन में तो वो घुसा के अंदर बुलाएंगे और फिर हमास ने जितना मारा है उससे ट्रिपल मारेंगे, ये बात तय है। अच्छा, उसके बाद देखिए आज जो बड़ी घटनाएं हुई, आज यानी 25 दिसंबर 2024, आज क्रिसमस है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जीसस क्राइस्ट, आप सब लोग जानते हैं, क्रिश्चियन उनको भगवान मानते हैं, जूडाइज्म में भी उनकी भूमिका है, और इस्लाम उनको भगवान नहीं मानता, एक प्रॉफिट मानता है, और बहुत ही रिस्पेक्ट एक उनकी हजरत ईसा की है। और आज आप सोचिए कि कई इस तरीके के जो प्रो रेजिस्टेंस चैनल्स हैं, जो मतलब वेबसाइट्स हैं, ये उन्होंने एक बहुत अच्छा एक प्रश्न उठाया है। अगर आज जीसस क्राइस्ट होते तो क्या वो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के नेता नहीं होते? ये बहुत बड़ा सवाल है पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड के सामने, पूरी दुनिया के सामने। अगर आज जीसस क्राइस्ट होते तो वो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के नेता होते, और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो एक ऐसे धर्म के पार्ट है इस्लाम के जो इंसाफ की जंग आपको सिखाता है, इंसाफ के लिए कैसे लड़ो सिखाता है, इसलिए नहीं, इसलिए भी क्योंकि जीसस क्राइस्ट पैलेस्टीनियन थे। पूरा उनकी जो भूमिका है, जिस तरीके से उनको जहां जहां उन्होंने प्रचार किया, ये अपर गैलीली जो एरिया है जो इस समय इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, और इजराइल आप जानते हैं कि जितना वो एंटी मुस्लिम है उतना ही वो एंटी क्रिश्चियन भी है, उतना ही एंटी हिंदू भी है, बल्कि एंटी जूडाइज्म है। बहुत सारे जूस जो हैं वो जायनिज्म को नहीं मानते, और इसकी फिलॉसफी जायनिज्म की है। तो अब ये देखिए, ये जो पूरी चीज है, इसमें बहुत बड़ा ये सवाल है कि जीसस क्राइस्ट होते तो क्या वो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को लीड कर रहे होते क्या आज की तारीख में? ये 25 दिसंबर 2024 को ये सवाल पूछना कितना जरूरी है 2000 साल बाद, जब उनका क्रूसिफिकेशन हुआ। हालांकि उसको इस्लाम नहीं मानता है कि उनका क्रूसिफिकेशन हुआ, और वो ये भी एक पूरा एक है कुरान में कि वो फिर से आएंगे जो डे ऑफ जजमेंट पे। तो ये जो देखिए पूरी बातें हैं, इसमें अब देखिए एक और चीज जुड़ी है। आज जो ऑपरेशंस हुए हैं, जो हमास ने ऑपरेशंस किए हैं, उसने वो वाला वीडियो जारी कर दिया है जिसमें कल आपको हमने खबर दी थी कि 9 लोगों को जो है, सॉरी 15 लोगों की टीम को सीधे मार दिया है, उसका वीडियो जारी हुआ है। और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो पूरी बात है कि ये मतलब जो कल घटना हुई वो नहीं, जो उसके पहले घटना हुई। तो देखिए यही प्रॉब्लम होती है, मतलब हमास का आप देखिए जो स्ट्राइक रेट है जो चल रहा है, 5 सोल्जर्स पर डे मिनिमम, और वो चलता चला आ रहा है पिछले मतलब 4-5 दिनों से। अब ये मतलब तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। कल जो 15 लोगों को मारा, अभी उसके डिटेल्स नहीं आए, लेकिन जो 3 इजरायली सैनिकों को जो मारा था, वो जो चाकू से गोद के नहीं, उसका भी अभी कोई ऐसा वीडियो नहीं आया है। बल्कि जो 3 इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे, जो उसी दिन जिस दिन चाकू पहली बार गोदा गया था, मतलब पहली बार नहीं, शायद दूसरी बार, परसों यानी 23 तारीख को जो चाकू गोदा, मतलब चाकू गोद के मारा, उसके बाद जो उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ था जिसमें 3 इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे, चाकू गोद के नहीं बल्कि एक्सप्लोजिव से। उसका वीडियो जारी किया और उसमें दिखाया है कि इजराइल ने माना कि 3 इजरायली सोल्जर्स, उसमें एक ऑफिसर था, मारा गया, लेकिन एक्चुअली वहां पर 7+3 10 लोग मारे गए। और वो कैसे इन लोगों ने पूरा वो ड्रोन से उस एरिया को, जो इजरायली फोर्स है उसको मॉनिटर कर रही है, अंदर तक जा रही है, उसके सोल्जर्स अंदर बाहर एक बिल्डिंग के आ रहे हैं, इतना सब हो जाता है। वो
2 एक्सप्लोजिव डिवाइसेस जो वहां रखे हैं उनको वो नहीं ढूंढ पाते हैं, उनको वो चिन्हित नहीं कर पाते। और उसके बाद जो ब्लास्ट होता है उसमें पहले 4 मारे जाते हैं, फिर 7 मारे जाते हैं, 11 मारे गए उस दिन, कल के 15 को छोड़ के, मतलब परसों की बात है। तो उसका जो वीडियो आया है उसमें हमास ने क्या किया है कि उसने 2 लोगों का ये जो 3 इजरायलियों ने माना उन तीनों की पिक्चर्स दी है और एक जगह खाली छोड़ के क्वेश्चन मार्क कर दिया है कि जो चौथा है, मतलब टोटल हो गया आपके 7 और 4 11, तो 11 जो मारे गए हैं उसमें से उन्होंने चौथे पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि इसके आगे उन्होंने एक वो दिखाया है कि उसकी गिनती बढ़ती जा रही है और इजराइल के सामने सवाल रख दिया है कि ये बताओ कि तुमने 3 लोगों के बारे में तो एडमिट किया, बाकी लोगों के बारे में क्या, जो इसके आगे हैं, जो 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं, उनके बारे में क्या? ये सवाल देखिए एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी हम देखिए जो घटनाएं घटी हैं, जिस तरीके से पूरी परिस्थितियां हुई हैं। आज देखिए एक और बड़ी घटना घटी, सीरिया में फिर से प्रदर्शन हुआ है। कुनैत्रा एक जगह है वहां पर जहां इजराइल ने पूरा कब्जा किया हुआ है। वहां पर पहले भी एक दिन गोली चली थी जब लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया था। आज दोबारा प्रदर्शन हुआ, मेरे ख्याल से सुसाया नाम के गांव में। अभी हम उसको फिर से चेक कर लेंगे। वहां पर फिर से प्रदर्शन हुआ, गांव वालों ने किया, वहां पर इजराइल ने गोली चलाई, 7 लोग घायल हैं। 7 लोग घायल हैं। इजराइल लगातार सीरिया में गोली चला रहा है। मैं बहुत बोल चुका हूं उसके खिलाफ, लेकिन एचटीएस के जुलानी की तरफ से एक बयान भी नहीं आ रहा है। एक ड्रामा वाला कुछ भी आ जाए, लेकिन एक बयान भी नहीं आ रहा है। उधर इराकी फोर्सेस सीरिया के बॉर्डर पे पूरी तरीके से जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन जो यूनिट है अल शबी, वो पूरी तरीके से तैनात है। टर्की ने अगर टर्की घुसा सीरिया में तो इराकी टर्की से भी लड़ेंगे और वहां पर वो एचटीएस से भी लड़ेंगे। और उसी समय सीरियन जो ऑपोजिशन, मतलब जो सीरियन रेजिस्टेंस जो बिल्डअप हो रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे सैयदना प्रिजन में वो लोग घुस गए थे, कैसे कहीं और घुस गए थे, मतलब एक पूरा बेसिस वहां बना रहे हैं, वो फिर एक्टिवेट हो जाएंगे। सीरिया इज ऑन द ब्रिंक ऑफ अनदर कोलैप्स। ये जो अलशारा तथाकथित अपने को जिहादी बता रहा है, जिसकी पूरी पोल खुल गई है, सूट पहन के सामने आ रहा है दुनिया के सामने। सूट मतलब आप सोचिए, वेस्टर्न गुलामी का। अब भारत की आजादी में महात्मा गांधी ने सब अपना, मतलब पूरा, उन्होंने जो भारत की गरीबी की स्थिति थी, उन्होंने अपने बस केवल एक धोती नीचे पहने रहते थे। पंडित नेहरू शेरवानी पहनते थे, तमाम मुस्लिम नेता शेरवानी पहनते थे, और जो और लोग हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो धोती पहनते थे। सूट पहने हुए आपने बताइए, जब पंडित नेहरू इंग्लैंड से लौटे थे तो सूट पहने थे। मैं क्यों इस पे जा रहा हूं? क्योंकि दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ सिमेंटिक्स, नॉट जस्ट द पॉलिटिक्स ऑफ सिमेंटिक्स, बट द पॉलिटिक्स ऑफ साइन। कि आपका जो पहनावा है, जो आप साइन इमिट कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहा है आपका पहनावा जो है वो। क्योंकि सिमेंटिक का मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज से जुड़ा हो जाता है। यहां पर हम कह रहे हैं कि जो आपका विजुअल प्रेजेंस है, जो आप सिंबल, जो साइन आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको वो क्या मैसेज दे रहा है। तो अलशारा का जो सूट है वो क्या मैसेज दे रहा है, ये आप सोचिए। ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे ख्याल से सबके दिमाग में होगा और सबको इसके बारे में पूछना भी चाहिए। क्योंकि देखिए, इसके पीछे जो हमने हमेशा से ये कहा है आपसे कि वैचारिक लड़ाई हमारी उतनी ही महत्वपूर्ण रही है, और इस वैचारिक लड़ाई में हम कहीं ना कहीं आज उस स्थिति में पहुंच गए हैं जिसमें जो कंपीटिंग फोर्सेस हैं, यानी जो इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन का जो स्ट्रगल है, वो एक बहुत बड़ा स्ट्रगल हो गया। वो एक ऐसा स्ट्रगल हो गया है जो कि कल्चर को, हिस्ट्री को, सारी चीजों को वो डिफाइन करता है। अब देखिए, हम आते हैं पूरे इसमें। सबसे पहले जो यमन ने हमला किया, उसमें जो लोग घायल हुए, इजरायली घायल हुए, उसमें पूरा बेन गुरियन एयरपोर्ट में भगदड़ मच गई। उसके बाद देखिए, जो आज क्रिसमस के दिन मित्री रहेब नाम के जो दार अल कलीमा यूनिवर्सिटी बेथलेहम में है, यानी यहां पर वेस्ट बैंक में बेथलेहम की यूनिवर्सिटी के ये फाउंडर रहे हैं मित्री रहेब, क्रिश्चियन हैं। और इन्होंने कहा कि क्रिश्चियन जायनिज्म जो है ये बहुत ही गलत चीज है, और क्रिश्चियन जायनिस्ट वो हैं जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। क्रिश्चियंस, पूरी लॉबी है अमेरिका में जिसको
जो एपेक है और जो इजरायली पैसा है उसने बनाया है। उसके बाद देखिए जो हमास ने जो 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 यमन ने हमला किया उसकी तारीफ की। उसके बाद देखिए तमूम जो कि वेस्ट बैंक में है, ट्यूबस में, उसमें बड़ा ब्लास्ट हुआ आज और उसमें एक इजरायली व्हीकल पूरी तरह से उड़ गई। पूरा वेस्ट बैंक की भी मैं चर्चा करूंगा, बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अब देखिए, अब यहां पर तुलकरेम में जो कि वेस्ट बैंक में है, यहां पर कुछ इंजरीज हुई जिसमें कुछ रेजिस्टेंस फाइटर्स की इंजरी हुई। यहां पर मैं आपको बताया था कि जेनिन में पैलेस्टीन अथॉरिटी और आईडीएफ एक साथ लगी हुई है और बाकी तुलकरेम से लेके नाब्लस से लेके ट्यूबस में ये आईडीएफ जो है ये यहां पर ये रेजिस्टेंस से लड़ रही है। और कई वेस्ट बैंक की लड़ाई के भी कई चरण हो गए, कई दिन हो गए हैं और रोज घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पूरे वेस्ट बैंक में इस समय संघर्ष हो रहा है। जिस तरह से जेनिन में हो रहा है वैसे ही जरीको में हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात हुई है। उसके बाद देखिए अल अमारी कैंप रमल्ला जो कि महमूद अब्बास का अड्डा है, जहां का उसका कैपिटल है, वहां पर इजरायलियों ने अटैक किया आज रेजिस्टेंस के साथ। वहां भी जो यूथ हैं उन्होंने मोलोटोव कॉकटेल से सामना किया, गोली भी चलाई। उसके बाद देखिए जो गाजा स्ट्रिप में अगर हम लौटें तो जबलिया अल नजला एरिया में दो फिलिस्तीनी जो इन्फेंट्स हैं, बच्चे, वो शहीद हुए। मवासी खान यूनिस में भी एक बच्चा ठंड से ठिठुर के मर गया, फिलिस्तीनी बच्चा। उसके बाद देखिए एक बड़ी ट्रेजेडी हुई गाजा में जब वाला जुमा अल इम्फ्राजी जो एक बड़े आर्टिस्ट थे, उनके हस्बैंड और उनकी और वाला जुमा अल इफरानजी, हाँ, उनके हस्बैंड और उनकी बहन वो भी मारी गई अल नुसरत कैंप में जब आईडीएफ ने बॉम्बिंग की। उसके बाद देखिए जो मारिव है, मारिव ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो हिब्रू अखबार है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट खुलासा किया। उसने कहा है कि बार बार इजराइल क्यों बेत हनून की तरफ लौट रही है। अच्छा, इसके पहले मैं भूल जाऊं, मैं इस समय बेंगलोर में नहीं हूं, बाहर हूं, आपको बताया था मैं 3 दिन ट्रैवल कर रहा हूंगा। और इस पे देखिए जो ये पूरा जो मेरा वीडियो है आप लोग अंत तक देखिएगा और इसको आगे बढ़ाइएगा। अब देखिए, अब सवाल यहां पर यह है कि बेत हनून पे बार बार जो बेत हनून में ही देखिए वो सब घटनाएं हुई, जो 11 इजरायली मारे गए, फिर जो 15 मारे गए जिनका भी और आना है, जो कल मारे गए, ये सारी चीजें जो हैं अभी वो बेत हनून के आसपास हो रही है। बेत हनून, बेत लहिया, जबलिया, नॉर्थ गाजा। तो मारिफ जो हिब्रू अखबार उसने पूछा कि बार बार इजरायली सैनिक वहां लौट के क्यों जा रहे हैं। बार बार वो जाते हैं, कब्जा करते हैं, पिट के आ जाते हैं, फिर जाते हैं, कब्जा करते हैं, फिर पिट के आ जाते हैं। और हमास क्यों बार बार वहां पर एक तरीके से उसका रिसर्जेंस हो रहा है। और कल मैंने बताया था 4,000 नए लड़ाके भर्ती हुए हैं हमास में, और चारों के चारों वो जो 4,000 हैं वो बिल्कुल जान पे खेल के, वैसे ही हमास जान पे खेल के लड़ने वाली ताकत है। लेकिन ये जो 4 लड़के हैं ये तो और भी उससे भी आगे हैं, क्योंकि इनको कुछ नहीं अब खोने को रह गया है, इनका परिवार चला गया है, सब लोग। अब देखिए क्या है, बेत हनून पे जो लगातार और जो इजराइल कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, मिलिट्री जोन भी डिक्लेयर किया था। बेत हनून में क्या है कि देखिए अभी तक कितने 38 से ऊपर सोल्जर्स मारे जा चुके हैं। ये देखिए एक छोटी सी हिल पे है गाजा में, वैसे क्योंकि गाजा कोस्टल एक सिटी है समुद्र के पास, लेकिन उसमें ये जो एरिया है बेत हनून, इसमें एक छोटी सी हिल है। और यहां से आप जो नेतिवोत और ओफाकिम, जो 2 इजरायली सेटलमेंट्स हैं गाजा से लगे हुए, नेतिवोत और ओफाकिम, इसको आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए एक रेलवे लाइन भी यहां से निकलती है जो सीधे इजराइल को कनेक्ट करती है गाजा से। हालांकि ये रेलवे लाइन जब ये लोग चाहते हैं तब ये लोग जब इजरायली चाहते हैं तो ये बंद कर देते हैं, और जब शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर देते हैं, ये जो उसका पोर्शन गाजा से निकलता है। लेकिन जो असली में ये क्या कनेक्ट करता है, ये सिदरोत जो एक इजरायली सेटलमेंट है, उसको ये नेतिवोत और ओफाकिम से कनेक्ट करती है, ये जो रेलवे लाइन है, क्योंकि गाजा वाला पोर्शन लोगों ने बंद कर दिया है। तो सिदरोत से जो नेतिवोत और ओफाकिम की ओर जो रेलवे लाइन है, उस पे अगर यहां पर हमास का कब्जा इस हिल पे पूरी तरीके से हो गया, जो कई बार हो चुका है, हमास ने यहां से रॉकेट भी छोड़े हैं, उसी के वो बहुत बड़ा डर है कि यहां पर देखिए जिस दिन हम यहां से हटे, हमास इस पे ही चढ़ के सीधे मारेगा। और इस बार उसने पिछली बार 7 अक्टूबर को साउथ गाजा में हमला किया था, इस बार ये नॉर्थ गाजा पे कर देगा। साउथ गाजा से जो इजरायली सेटलमेंट लगे हुए थे उस पर किया था, इस बार नॉर्थ गाजा से लगे हुए सेटलमेंट्स
उस पर कर देगा। अगर ये रेलवे लाइन कट गई जो सिडेरोट से आती है इन सेटलमेंट्स की तरफ, नेतिवोत और ओफाकिम, तो इसराइल को और बड़ा नुकसान होगा। उसके बाद देखिए बार बार जो है, अच्छा हाँ, ये ट्रेन जो है जब से ये पूरी घटनाएं घटी हैं और हमास बार बार उस पर कब्जा करने की कोशिश, मतलब बेत हनून में हमास हट ही नहीं रहा, इतनी बार वो हुआ, बार बार आके मारता है। तो उस पर मारिफ का कहना है कि वो जो अब ये देखिए खुलासा है, वो जो सिडेरोट से जो ये रेलवे लाइन है जो नेटिवोट तक आती है, ये एक्चुअली सस्पेंडेड है। और ये सस्पेंडेड इसलिए क्योंकि ये डर है कि हमास कभी भी चढ़ के मार सकता है। तो ये जो सस्पेंडेड एयरलाइन है, इसको इजरायली आईडीएफ फिर से उनको ऑर्डर मिला है कि भाई इस कम से कम अभी नॉर्थ इजराइल में हाहाकार मचा है कि लोग लौट नहीं पा रहे हैं, इधर यहां भी शुरू हो जाएगा, जो गाजा के पास जो सिडेरोट से लेके, और ये पूरी जो रेल है ये पूरी डिसरप्टेड है रेल लाइन, क्योंकि यहां कभी भी हमास हमला कर सकता है। बार बार वो इसीलिए बेत हनून वापस आता है हमास, और उसके बाद फिर आईडीएफ आता है। फिर ये कितना ये इंटरेस्टिंग पूरा पार्ट है। उसके बाद देखिए जो एक जो मारिफ ने कहा कि ये ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग आईडीएफ सफल होगा। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि हाउ डिड हमास मैनेज टू रिटर्न टू बेत हनून अगेन ड्यूरिंग द ऑपरेशन, कि बार बार अभी 2 हफ्ता पहले हमास को वहां से हटाया गया था लेकिन वो वहां पर वापस आ रहा है। और इसमें एक बड़ा खुलासा है, इसमें यह भी खुलासा है कि जो नॉर्थ गाजा से जो लोगों को वो इवैक्यूएट करते हैं, जैसे बेत लहिया से इवैक्यूएट किया फिलिस्तीनियन सिविलियंस को, मान लीजिए 70,000 लोगों को, तो वो आते हैं यहां पर, फिर सलादीन एक्सेस तक आते हैं, फिर वो सीधे, फिर जैसे ये है बेत लहिया, ये भी नॉर्थ गाजा है, यहां है बेत हनून जहां की बात हो रही है। अब बेत लहिया से उनको इवैक्यूएट किया, तो मान लीजिए 50-60 हजार लोग आए सलादीन एक्सेस तक, फिर वो बेत हनून चले गए। और इसमें जो मारिफ का कहना है कि ये दिखाता है कि कितना ज्यादा हमास का कंट्रोल है, हमास के प्रति कितना एलिजेंस है, लोकल जनता हमास को कितना मानती है, ये पूरी बात उभर के सामने आती है। उसके बाद देखिए जो अल अलामी एरिया है कमल अदवान हॉस्पिटल के पास, वहां पर फिर से एक इजराइल ने हमला किया जिसमें कुछ फिलिस्तीन नागरिक घायल हुए। फिर देखिए एक इजराइल के एक और हयोम न्यूज़पेपर है, हिब्रू न्यूज़पेपर, उसमें छपा है, उसमें एक बड़ी चौंका देने वाली बात छपी कि 7 अक्टूबर को एक्चुअली कुछ बहुत लंबे समय के लिए इजराइल में कोई नेतृत्व था ही नहीं। नेतन्याहू उसके लिए अब ड्रामा कर रहा है बहुत सारे, मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या और उसने किया है उस 7 अक्टूबर के फेलियर को छुपाने के लिए। 7 अक्टूबर को जो बात सामने आ रही है कि कुछ पता ही नहीं था इन लोगों को, जो एयरफोर्स थी उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं था। द फाइटर एयरक्राफ्ट वर इनइफेक्टिव फॉर द फर्स्ट आवर्स ऑफ द पैलेस्टीनियन अटैक। इनइफेक्टिव थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पायलट्स हैड टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट डायरेक्शन फ्रॉम हेडक्वार्टर्स से डायरेक्शन पायलट्स को नहीं मिले कायदे से। पायलट्स कम्युनिकेटेड यूजिंग पर्सनल फोन्स इन वायलेशन ऑफ प्रोटोकॉल, और कई लोग ऐसी पर्सनल फोन को यूज करने के चक्कर में मारे गए। हमास ने उनको ट्रेस कर लिया और वहीं से मारा। ये देखिए पूरी बात आ रही है जो इतना बड़ा फेलियर इजराइल का रहा है। उसके बाद देखिए यमन से पूरा एक बयान आया कि हाँ हमने ये वाला ऑपरेशन किया और जबरदस्त किया। अब देखिए अब एक और बड़ी चीज होती है कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का एक बड़ा अफसर पहली बार पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने मार गिराया है। इसका नाम है हसन नादेर अब्दुल्ला, और ये जनरल इंटेलिजेंस सर्विस जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी महमूद अब्बास का खास आदमी कैप्टन हसन नादेर अब्दुल्ला मार दिया गया है। गद्दारी जो फिलिस्तीन से करेगा उसका यही अंत होगा, ये पूरी बात है। वो अब रेजिस्टेंस ने कह दिया, अब हम ये इस बात को, तुमने इतने लोगों को मार दिया, इतने रेजिस्टेंस फाइटर्स को मार दिया, बच्चों को मार दिया, ये सब पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने किया। और ये कहते हो अभी एक और बताएंगे, एक बेचारे एक होमलेस लड़के को मार दिया ये कह के कि ये तो आतंकवादी है। इस टाइप की बातें, मतलब ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है ये कितना एक राक्षसनुमा ताकत हो गई है। और ये मैंने देखा है बहुत बार, ये सवाल भी मेरे सामने है कि जो अपने ही लोग कैसे गद्दारी करते हैं। हमने अपने आज़ादी के आंदोलन में देखा, 1857 में भी जो गद्दारियां हुई हमने देखी, दोनों हिंदू मुस्लिमों की तरफ से, और हिंदू मुस्लिम शहीद भी दोनों हुए। तो ये जो पूरी बात है देखिए, ये लड़ना पड़ता है किसी भी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को, इससे लड़ना पड़ता है, अपने ही लोगों से भी लड़ना पड़ता है, क्योंकि अपना ही एक बड़ा हिस्सा दुश्मन से मिला होता है। इसीलिए तो पहले कर्नलिज्म
सक्सेसफुल हुआ ना, इसलिए तो हुआ क्योंकि उसने आप भारत में भी एक बड़े हिस्से को खरीद के हुआ, फिर उसके बाद उनके खिलाफ विद्रोह हुआ तो फिर उसने उनका साथ दिया, फिर वो सब चीजें तो चलती हैं, तो इसलिए इसमें कोई बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। दूसरी बात देखिए, जो एक और बात हुई है कि इजराइल का आईडीएफ का भी एक बड़ा अफसर यहां पर मारा गया है, और वो जो है वो मतलब घायल हुआ है, और वो मिनाशे ब्रिगेड एक इजराइल की है, जो एक इजरायली वन ऑफ द लॉस्ट ट्राइब्स ऑफ इसराइल, उसके नाम पे एक ब्रिगेड है, वहां का है वो भी वेस्ट बैंक में आज बुरी तरह से घायल हो गया है। उसके बाद देखिए, जो जो यमनी शार्पनेल है वो जगह जगह गिरा, उसके बारे में चर्चाएं हैं। और ये देखिए, जो इसका जो नाम है, ये जो मिनाशे ब्रिगेड का जो ये वेस्ट बैंक डिवीजन का ये ऑफिसर है, और इसको जो है इसको बुरी तरीके से घेर के मारा। ये बस बच गया जिंदा, नहीं तो ये मारा जाता। अच्छा, उसके बाद देखिए, जो तमूम है, तमूम में फिर से एक बार सुबह व्हीकल एक उड़ाई गई, उसके बाद ये दूसरी व्हीकल उड़ाई गई, और इस तरीके से लगातार जो वेस्ट बैंक में जो इजरायली फोर्सेस हैं वो अब फंस गई हैं। तारिक क्लब नाम का तमूम में नाब्लस में ये ट्यूबस में जगह है जहां पर फिर से उसको मारा गया। और इसका जो देखिए नाम आ गया आप सामने, मैं वही ढूंढ रहा था, कर्नल अयूब कयूफ। ये अरब नहीं है, ये इसका नाम AYOUB, कर्नल अयूब कयूफ, ये इजरायली है जो वेस्ट बैंक के डिवीजन को, जो वेस्ट बैंक में जो आईडीएफ की डिवीजन लगी है, जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का साथ दे रही है, वो उसका ये एक बड़ा जनरल था। और ये जो है, जो वेस्ट बैंक डिवीजन के जो और सबसे बड़े ऑफिसर हैं, जनरल याकी दोलेव, उनके ये बहुत करीब था, और ये अभी हॉस्पिटल में है, ये अपनी मतलब जिंदगी के लिए लड़ रहा है। उसके बाद देखिए, नाब्लस में वही मैंने जैसे बताया कि एक बेचारे एक होमलेस पैलेस्टीनियन बच्चे को ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने मार दिया, और वो जो है कहीं से भी वो मतलब बच्चा था, वो 16-17 साल का, उसको मार दिया। और उसको लेके पूरी तरीके से एक भावना आ गई, लोग सड़क पे भी लगातार आ रहे हैं, फिर से आए, और यह बात हो गई है कि अब किसी भी तरीके से इनको हम खत्म करेंगे, मारेंगे। उसके बाद देखिए, एक और बड़ी चीज, हमास एक नया ऑपरेशन प्लान कर रहा है जिसका नाम उसने रखा है स्नेक हंटिंग, सांप का शिकार। सांप का जो शिकार है, ये जो ऑपरेशन लॉन्च किया, और ये वहीं नॉर्थ गाजा में लॉन्च किया, और जिसके रिपरकशंस वेस्ट बैंक में भी होंगे। अब ये आप सोचिए कि ये जो पूरी बात है, जो सांप का शिकार जो हमास ने अनाउंस किया है, उसका मतलब क्या है? हमास का ये कहना है कि हमने जो वो ऑपरेशन किया था जिसमें 11 इजरायली सोल्जर मारे गए, और जिसका वीडियो फुटेज भी हमने जारी किया, हमास ने जारी किया, फिर कल जो 15 मारे गए वो सब इसी का, ये जो स्नेक हंटिंग, ऑपरेशन स्नेक हंटिंग, एक एक इजरायली सांप को हम मारेंगे, चाहे हमें 1 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 3 साल लग जाए, कोई बचेगा नहीं। देखिए, ये होती है, ये अब एनिलेशन की लड़ाई है। जब कोई भी एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इस पॉइंट पे पहुंच जाता है, जब दुश्मन को ये लगता है, या जो ताकत रूल कर रही होती है उसको ये लगता है कि यार ये तो पूरा, इसका एक एक आदमी, हमारे एक एक आदमी को मारे गए। 1857 में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना पड़ा क्योंकि एक एक आदमी वहां मारा जा रहा था, कोई बचे ही नहीं, सबको, लाखों अंग्रेजों को, औरतों बच्चे सहित खत्म कर दिया गया। मतलब वो देखिए, एक दूसरी तरह का दौर था, दूसरी तरह की लड़ाई थी, यहां पर औरतों बच्चों वाली बात नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इजरायली तो इसी में घबरा जाते हैं, उनको इससे तसल्ली नहीं है कि हमारे औरत और बच्चों को ये लोग नहीं मारेंगे, हम तो मारते ही हैं इनके औरतों बच्चों को, ये नहीं मारेंगे, ये तसल्ली उनको नहीं है। उनको डर अपने ऊपर, क्योंकि जो भी इस तरह की जालिम ताकत होती है उसको सबसे पहले अपनी सुरक्षा की चिंता होती है। उनको यही डर है कि जितने मर्द हैं वही मार दिए जाएंगे तो फिर क्या होगा, इजरायली समाज कैसे चलेगा। ये देखिए सारी बातें। और एक बात जो है कि नेतन्याहू ने देखिए, एक जो कुछ दिनों पहले जो पेजर एक्सप्लोजन का राज, जो मैंने कल बताया था आपको कि कुछ मोसाद के ऑफिसर्स ने कहा है कि पेजर ऑपरेशन इस तरह से हमने किया, 10 साल का वेट किया हमने, ऐसे फंसाया हिजबुल्लाह को, उसको लेके एक एक्स मोसाद बड़े लीडर का बयान आया है, और उन्होंने इस बात को कहा है कि ये पूरा नेतन्याहू जो ये कर रहा है ये गलत है, मोसाद के जो प्रोटोकॉल है उसके खिलाफ है, और ये केवल जो नेतन्याहू है अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है, क्योंकि 7 अक्टूबर को वो फेल हो गया था।
तो 7 अक्टूबर के फेलियर को बचाने के लिए वो ये कहानियां इस तरह की और ज्यादा वो मतलब सामने ला रहा है कि हमने तो कोई ये कर दिया, पेजर अटैक कर दिया, हम सीरिया में घुस गए, सीरिया में हम देखिए। अब सीरिया में फिर से वही बात आती है कि जो गोली चली है, पहले एक आदमी घायल था, अब 7 लोग घायल हैं। अब वहां पर वो जो सूटधारी जिहादी है वो क्या करेगा, वो क्या करेगा जो सूटधारी जिहादी है। उसके बाद देखिए जो और एक बड़ा सवाल आता है कि यमन जो है अब आने वाले दिनों में कौन सा नया हथियार इस्तेमाल करता है, या वो कुछ और आगे की प्लानिंग कर रहा है। क्योंकि यमन ने यह भी कहा है कि अगर इजराइल ने हम पे फिर से बमबारी की, जो कि इजराइल डायरेक्टली नहीं कर रहा है बमबारी, 1-2 बार की मेरी बेसिकली अमेरिका और ब्रिटेन कर रहे हैं, अमेरिका और ब्रिटेन पिट चुके हैं। तो इजराइल ने कहा, तो यमन ने कहा है कि अगर हम पे फिर से बमबारी हुई और हम तो ये अभियान जारी रखेंगे, लेकिन अगर उधर से ये सोचिए आप कि एक रेजिस्टेंस की ताकत की जो एक मतलब उसकी जो ताकत होती है, वो ये कह रही है, जो मजलूम फोर्स है वो कह रही है कि अगर हम तो तुम्हें मारते रहेंगे, तुमने अगर पलट के मारा तो फिर हम डबल मारेंगे। ये देखिए एक बड़े टेकअवेज हैं। और फिर से वही सवाल कि आज अगर जीसस क्राइस्ट होते तो क्या वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के नेता नहीं होते। ये प्रसारण मैं देखिए यहां बंद कर रहा हूं, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।